तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, युवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय, धाराशिव उस्मानाबाद, BA प्रथम वर्ष प्रथम सत्र हिंदी HE के छात्रों के लिए सेतु पाठ्यक्रम का जो आयोजन किया गया है उसकी पहली तासिका में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की तासिका में हमने पाठ्यक्रम देखा था, लेकिन आज हम पाठ्यक्रम की सीधी शुरुआत करेंगे। इस समय देखिए, इस सेतु पाठ्यक्रम में जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा एवं साहित्य सामान्य परिचय, हिंदी भाषा एवं साहित्य सामान्य परिचय, इस पाठ्यक्रम को आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। और उसका जो पहला पाठ्यांश है जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा सामान्य परिचय। ध्यान दें कि बहुत बार ऐसा होता है कि अनेक छात्र ये समझते हैं कि किसी भाषा को पढ़ना केवल उसके साहित्य को पढ़ना है। नहीं, साहित्य भाषा का एक प्रयोजन मात्र होता है, परंतु साहित्य को अगर हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसके लिए भाषा का अध्ययन भी अत्यंत आवश्यक है। अतः हम ये जो हिंदी भाषा सामान्य परिचय, इसके पाठ्यक्रम में जो बिंदु हैं उनको पहले आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दें, सबसे पहले हमें हिंदी वर्णमाला, इसका अध्ययन करना है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, ध्वनि, अक्षर, वर्ण, शब्द, पद, रूप, वाक्य रचना और उसके उपरांत हिंदी अंक लेखन, मानक हिंदी भाषा, हिंदी की बोलियां, हिंदी की शैलियां, इन सब का हमें अध्ययन करना है। ध्यान दें, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें सबसे पहले कुछ अध्ययन करना है, तो वो पहले है हिंदी वर्णमाला का। उसके उपरांत उस वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन ये जो ध्वनियां हैं वो कैसे हैं, ध्वनियों से अक्षर कैसे बनते हैं, अक्षर जब लिखे जाते हैं तो उन्हें वर्ण कहा जाता है, और यही हमारी वर्णमाला है। इसके उपरांत अनेक वर्णों से शब्द बनते हैं, सार्थक शब्द बनते हैं। पद जब विभक्ति प्रत्ययों के साथ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है, और उन्हीं को रूप भी कहा जाता है। और इस तरह से किसी भी भाषा की वाक्य रचना हमारे सम्मुख आती है, वाक्य रचना। और इसके उपरांत हमें देखना है हिंदी का जो है अंक लेखन क्या है, मानक हिंदी भाषा, हिंदी की बोलियां, हिंदी की शैलियां, यह सब कुछ देखना है। आज की तासिका में हम हिंदी वर्णमाला और अंक लेखन तक ही सीमित रखेंगे। उसे अच्छी तरह से समझने के लिए, जानने के लिए हमें बहुत ही सूक्ष्मता से इस तासिका का अध्ययन करना पड़ेगा। जो छात्र ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, उन्हें इस बात का अनुभव हो जाएगा कि हिंदी की वर्णमाला अन्य वर्णमालाओं से किस प्रकार से अलग है, और उसमें किस प्रकार से पृथक वर्णमाला होने के कारण जो न संस्कृत की है न मराठी की है। देखिए, हिंदी एक संस्कृतोद्भव भाषा है, और हमारी मातृभाषा मराठी होने के कारण बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम मराठी शुद्ध लेखन के नियम अर्थात वर्तनी के नियम हिंदी पर थोप देते हैं। इसलिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मराठी की वर्णमाला अलग है, संस्कृत की वर्णमाला अलग है, और हिंदी की वर्णमाला अलग है। इस चीज को अब हम समझने का प्रयास करेंगे अत्यंत विस्तार से। ये पूरी तासिका सही मायने में कही जाए तो वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला को लेकर के है। देखिए, सबसे पहले वर्णमाला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी की वर्णमाला, इसके हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें स्वर और व्यंजन क्या है, कौन कौन से स्वर है,
और ये स्वर कौन से हैं मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए कौन कौन से स्वर हैं हमारे सामने। पहली बार बचपन से हम 12 अखड़ी पढ़ते आए हैं, किंतु हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें जो स्वर है वो 12 नहीं अपितु 11 है। वो किस प्रकार से हम आपके सम्मुख रखेंगे। देखिए हिंदी का जो पहला स्वर है मूल स्वर, उसे यह है अ, मूल स्वर है अ। इसके उपरांत संयुक्त स्वर आ जाता है आ, मतलब 2 अ मिला करके एक आ। फिर है ई, उसके उपरांत ई, उसके उपरांत है ऊ, उसके उपरांत ऊ दीर्घ, फिर री, री के उपरांत ए, ओ और औ। ये स्वर है हिंदी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो इसे हिंदी की 11 खड़ी कहा जाता है। और ये हिंदी की 11 खड़ी में संस्कृत के 2 वर्णों का समावेश नहीं होता। ध्यान दें, संस्कृत में जो 2 अधिक वर्ण हैं री, दीर्घ और लृ, इनका समावेश हिंदी में नहीं है। जानबूझकर मैं यह बता रहा हूं कि किसका समावेश नहीं है। तो हिंदी की वर्णमाला में जो स्वर हैं वो 11 स्वर हैं, और इन 11 स्वरों में पहला अ, दूसरा आ, तीसरा ई, चौथा ई, पांचवा ऊ, छठा ऊ, सातवां री, आठवां ए, नौवां ए, 10वां ओ और 11वां औ। संस्कृत के री और लृ ये 2 वर्ण, ये 2 स्वर हिंदी में नहीं है। अब इसके उपरांत हम हिंदी में जो मान्य व्यंजन है उन व्यंजनों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए कि हिंदी में जो व्यंजनों की व्यवस्था है वह 3 विभागों में विभक्त होती है। पहले वे व्यंजन हैं जो स्पर्श व्यंजन हैं या मूल व्यंजन हैं। दूसरे ईषत् स्पृष्ट या जिसे अंतस्थ कहा जाता है वे व्यंजन आते हैं। और तीसरे औष्ण्य अर्थात ईषत्, ईषत् स्पृष्ट, ये 3 प्रकार के व्यंजन यहां आ जाते हैं। और इन व्यंजनों को समझने के लिए हमें पहले कुछ स्पर्श व्यंजनों को समझना पड़ेगा। स्पर्श व्यंजनों को समझना पड़ेगा। इनमें पहला वर्ग आता है क वर्ग, जिन्हें हम कंठ भी कहते हैं, अर्थात ऐसी ध्वनियां जो कंठ से मिश्रित होती है। अर्थात क वर्ग के व्यंजन जो हैं वो इस प्रकार से हैं। क वर्ग के व्यंजनों में सबसे पहले आता है क, दूसरा है ख, तीसरा है ग, चौथा है घ और 5वां है ग। ये कंठ से मिश्रित होती ध्वनियां हैं। इन्हें व्यंजन ध्वनियां कहा जाता है और ये कंठ से मिश्रित होती है। यदि आप ये प्रयोग करेंगे घर बैठ करके या तासिका में कहीं भी, हम कंठ पर हाथ लगा कर कहेंगे तो देखिए उच्चारण क, ख, ग, घ, ग इस प्रकार का होता है। अब देखिए मैं एक अन्य बात यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो वर्ण है, ये जो व्यंजन है, इनमें से पहले 2 व्यंजन हैं इनको कठोर कहा जाता है। दूसरे जो व्यंजन है उनको कोमल कहा जाता है। जो ये 5वां है उसको अनुनासिक कहा जाता है। पहला जो क है वो कठोर अल्पप्राण है, ख कठोर महाप्राण है, ग कोमल अल्पप्राण है और घ कोमल महाप्राण है और ग ये अनुनासिक है।
ध्यान दें कि इसके प्रत्येक व्यंजन के वर्ण को हमने हलंत चिन्ह दिया है। तो हलंत चिन्ह यह व्यंजन की खास पहचान है, परंतु जब यह स्वर के सहित प्रयुक्त होता है तो उसे पूरा व्यंजन मानते हैं। ये व्यंजन यानी भाषा की ध्वनियों की व्यवस्था में जब हम व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो वह हलंत ही होता है, परंतु जब वो स्वरों के साथ मिलकर के आता है तो वह बिना हलंत चिन्ह के आता है। ध्यान दे, स्वर क्या है? स्वयं राजन्ते स्वरः, अर्थात स्वरों का उच्चारण अपने आप हो जाता है, वो स्वतंत्र होते हैं, किंतु व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। अब क वर्ग के बाद दूसरा वर्ग आता है, वो है च वर्ग। च वर्ग, इसी को तालव्य वर्ग भी कहा जाता है। यहां जीभा का अग्रभाग, यहां दांतों की ओर हार्ड पैड जिसे कहा जाता है या तालु जिसे कहा जाता है, वहां सट जाता है, इसलिए यह स्पर्श व्यंजन है। और यहां जीभा का अग्रभाग, जीभ का अगला नोक जो है जीभ की, वह तालु से सट जाती है। और इससे उच्चारण कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ और य। उसी प्रकार से अगला जो वर्ग है ट वर्ग, जिसको मूर्धन्य वर्ग भी कहा जाता है, इसमें जीभा का अग्रभाग, जीभ की नोक ऊपर मूर्धा को लग जाती है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इनमें से पहले दो अक्षर ये कठोर हैं और दूसरे दो अक्षर जो वर्ण हैं वो कोमल हैं। पहला अल्पप्राण कठोर, दूसरा अल्पप्राण महाप्राण कठोर, तीसरा अल्पप्राण कोमल और चौथा महाप्राण कोमल, और जो पांचवा वर्ण है उसे अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से मूल व्यंजन या स्पर्श व्यंजनों के पहले 3 वर्ग हमने देखे। अब हम आगे और अन्य 2 वर्ग देखेंगे जो क्रमशः इस प्रकार है। इन्हें दंत्य वर्ग कहा जाता है, दंत्य या त वर्ग। ध्यान दें, दंत्य या त वर्ग में जो वर्ण आते हैं उनमें जीभा का अग्रभाग या जीभ की नोक दांत से सट जाती है, दांत को पूरा स्पर्श करती है। तो इसमें कौन कौन से अक्षर हैं? ध्यान दें, इनमें आ जाते हैं अक्षर, वे अक्षर हैं जैसे त, थ, द, ध और न। तो ये दंत्य वर्ग है, त, थ, द, ध, न। उसी प्रकार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इसमें जो पहले 2 अक्षर हैं उन्हें कठोर व्यंजन कहा जाता है, दूसरे 2 जो है उनको कोमल व्यंजन कहा जाता है, और अंतिम ये अनुनासिक है जिसका उच्चारण वोकल कैविटी के साथ साथ नेसल कैविटी से भी, यानी मुखरंध्र के साथ साथ नासिका रंध्र से भी होता है। तो ये जो दंत्य वर्ग है उसे कठोर दंत्य अल्पप्राण, दंत्य थ जो है वो दंत्य कठोर महाप्राण, द कोमल महाप्राण अल्पप्राण, ध कोमल महाप्राण, और न यह जो है वह अनुनासिक है। इसी प्रकार से जो स्पर्श वर्ग का अंतिम वर्ग है, स्पर्श वर्णों का या स्पर्श व्यंजनों का अंतिम वर्ग है, उसको हम प वर्ग कहते हैं या औष्ठ्य वर्ग कहते हैं। औष्ठ्य वर्ग का मतलब
कि इसमें दोनों ओंठ आपस में मिल जाते हैं और इनमें देखिए प वर्ग भी नहीं कहा जाता है क्योंकि इसकी पहला अक्षर प है। औष्ठ में प, फ, ब, भ और अनुनासिक म। इस प्रकार से ये औष्ठ्य वर्ग आ जाते हैं और इन औष्ठ्य वर्ग के वर्णों में, इन व्यंजनों में प, प, ब, भ में प और फ कठोर व्यंजन है, ब और भ कोमल व्यंजन है और म यह अनुनासिक व्यंजन है। अर्थात प यह ऐसा अक्षर है, ऐसा वर्ण है, ऐसा व्यंजन है जो औष्ठ्य कठोर अल्पप्राण है, फ औष्ठ्य कठोर महाप्राण है, ब औष्ठ्य कोमल अल्पप्राण है और भ औष्ठ्य कोमल महाप्राण है तथा म यह प वर्ग का अनुनासिक है। इसके उपरांत देखिए अब तक जो जिन वर्णों को हमने देखा, चाहे वो क वर्ग के व्यंजन हो, च वर्ग के व्यंजन हो, ट वर्ग के व्यंजन हो, त वर्ग के व्यंजन हो या प वर्ग के व्यंजन हो, मतलब ये 5 गुना 5 ऐसे ये 25 व्यंजन जो हैं उनको स्पर्श कहा जाता है, जिनमें कंठ में पूरा स्पर्श होता है, बाद में तालु में जीवा की नोक का पूरा स्पर्श होता है, बाद में मूर्धा में पूरा स्पर्श होता है, दांत में पूरा स्पर्श होता है, होठों में पूरा स्पर्श होता है। किंतु इसके उपरांत जो आने वाले व्यंजन है उनको अंतस्थ कहा जाता है या ईषत् स्पृष्ट कहा जाता है, जहां जीवा का उस अंग से बहुत थोड़ा सा स्पर्श होता है और ये अंतस्थ अंदर ही अंदर उच्चरित होते हैं। इनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए य, र, ल, व, ये जो 3-4 अक्षर हैं, 4 वर्ण है या 4 व्यंजन हैं, जैसे य है, र है, ल है और व है। इसमें से य में जिह्वा की अग्रनोक का संपूर्ण स्पर्श तालव्य में नहीं होता। य तालु की ओर जिह्वा बढ़ती है लेकिन पूरा स्पर्श नहीं होता। उसी प्रकार र में जिह्वा मूर्धा की ओर जाती है लेकिन पूरा स्पर्श नहीं होता। ल उसी प्रकार से और व एकमात्र ऐसी ध्वनि है जो दंत्योष्ठ है, ऊपर के दांत और निचला ओंठ इसे थोड़ा स्पर्श होता है व। उसी प्रकार से अगले जो वर्ण है, अगले जो व्यंजन है उनको औष्ण कहा जाता है, जिनमें बोलते समय उन वर्णों का उच्चारण करते समय हुए उन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ऊष्मा बाहर निकलती है। हाँ, मुख में से गर्म हवा बाहर पड़ती है, इसलिए इन्हें औष्ण कहा जाता है। व्याकरण की भाषा में, भाषा विज्ञान की भाषा में या संस्कृत व्याकरण की भाषा में इन्हें ईषत् स्पृष्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्पर्श व्यंजनों की तरह या ईषत् स्पर्श व्यंजनों की तरह जिह्वा का स्पर्श बिल्कुल नहीं होता, अपितु जिह्वा उसको थोड़ी सी फेंकी जाती है फिर वापस आ जाती है। जैसे श, यह श तालव्य है, तालव्य मतलब तालु की ओर जिह्वा जाती है, पूरा स्पर्श नहीं होता, थोड़ा स्पर्श नहीं होता, अत्यंत कम स्पर्श होता है। फिर उसके उपरांत अगला वर्ण है, अगला व्यंजन है औष्ण्य, जिसमें श मतलब हमारी जिह्वा पूरी तरह से मूर्धा का स्पर्श नहीं करती, थोड़ा स्पर्श नहीं करती, अत्यंत छोटा, बहुत बहुत कम स्पर्श करती है, वह है श। और उसके उपरांत स, ये दंत है। स, इसमें दांत से जिह्वा का पूरा स्पर्श नहीं होता, अत्यंत थोड़ा स्पर्श होता है। और ह, यह कंठ ध्वनि है। ह
कंठ ध्वनि। और ध्यान रखिए इनमें श, श, स, ह, इनमें ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें औष्ण्य कहा जाता है। इस बात को आप अपने मुख के सामने हाथ लेकर के इसका अनुभव कर सकते हैं। श, श, स, ह, तो इसमें से ऊष्मा बाहर पड़ती है। जिस प्रकार से हमने कंठ ध्वनियां ये पहचानी थी, वैसे औष्ण्य ध्वनियां यहां से पहचान सकते हैं। एक और बात, हिंदी में जो पहला हमने मूर्धन्य वर्ग देखा था ट, ट, ड, ढ, उसमें से दो वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण थोड़ा अलग होता है, वो है ढ़ और ढ़। यहां नीचे नुक्ता लगा हुआ है और ये नुक्ता ये थोड़ा सा ज्यादा महाप्राण से भी ज्यादा महाप्राण इसका उच्चारण होता है। ये हम यहां देखते हैं ढ़ ढ़ ट ठ ढ न में से ये ढ़ और ढ, ये दो ध्वनियां अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही ध्यान दें हमारी वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में एक मराठी का वर्ण भी स्वीकार किया गया है और वह है ळ। क्योंकि यह संस्कृत में भी पाया जाता है, राजस्थानी में भी पाया जाता है और दाक्षिणात्य भाषाओं में भी पाया जाता है और मराठी में तो है। इसको हिंदी वालों ने स्वीकार किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सम्मुख मैंने रखी। इसके उपरांत हम और कुछ बातें आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। देखिए अब जो हमने कुछ व्यंजन देखे वो मूल व्यंजन थे और इन मूल व्यंजनों के साथ साथ कुछ संयुक्त व्यंजनों का भी अध्ययन हमें करना पड़ता है, क्योंकि इनके लिए अलग से लिपि चिन्ह है। जैसे यहां देखिए कि यहां अक्षर, ये जो अक्षर है वह अक्षर मूलतः एक संयुक्त व्यंजन है और उसमें क, श और अ इन तीनों का मिश्रण है। मतलब क, श और अ इन तीनों से मिलकर के अक्षर का निर्माण करते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। इसके उपरांत अगला संयुक्त व्यंजन है वह त्र है। इसमें त हलंत, र हलंत और अ इन तीनों का एक प्रकार से मिश्रण हो जाता है, इन तीनों को मिलाया जाता है। उसी प्रकार से ये जो जिया है इसका उच्चारण मराठी वाले भी गलत करते हैं और हिंदी वाले भी गलत करते हैं। इसका जो मराठी में उच्चारण होता है वो ज्ञ है और हिंदी का उच्चारण करने वाले ज्ञ है, ज्ञ जैसा उच्चारण करते हैं। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो इसका उच्चारण जिया है, जिसमें ज, ज, य और अ इनका मिश्रण होता है। हालांकि हिंदी वालों ने इसे य मानने से इनकार कर दिया है, वे केवल ज और य इन दोनों का ही मिश्रण कहते हैं, लेकिन व्याकरण दृष्टि से इसमें यह भी आता है। ध्यान दें जहां जहां मैंने कंस को काला किया है वह हिंदी में मान्य नहीं है, लेकिन ये व्याकरणिक दृष्टि से सही है। और इसके उपरांत चौथा संयुक्त व्यंजन आ जाता है वो है श्र। इसमें श तालव्य हलंत श, उसमें हलंत र और अ इन तीनों के मिश्रण से ये श्र निर्माण होता है। ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं और इनके अंतर्गत ही हमें और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे सम्मुख आती हैं। अब देखिए कि कुछ अन्य भाषाओं से भी हमने स्वर और व्यंजन लिए हुए हैं, जिनको हम आगत या ग्रहित स्वर और आगत या ग्रहित व्यंजन कहते हैं। इनमें से देखिए कि जो स्वर हैं, अंग्रेजी से दो स्वर हमने लिए हैं, ए और ओ। जैसे सी कैट में ए, क्या जो है वह ए है और बॉक्स में जो है वो ओ है। लेकिन ये तीसरा है, यह बंगाली में उच्चारण किया जाता है, जिसे अ कहते हैं। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, इस प्रकार का जो उच्चारण बंगाली में किया जाता है वह इस प्रकार से यहां आपके सम्मुख है। साथ ही साथ
ध्यान दें, मैंने इसे काला कंस डाला है, मतलब ये अभी हिंदी की वर्णमाला में स्वीकृत नहीं है, परंतु धीरे धीरे हो सकता है ये आ जाएंगे। इसके उपरांत देखिए अरबी, फारसी, उर्दू, इन तीनों भाषाओं में जो जिह्वा मूलीय, जिनको एपिग्लॉटिस कहा जाता है, ऐसे जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों को भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए इन व्यंजनों में ये व्यंजन आता है ह, ख, ग, ज और फ। ये जो अरबी, फारसी, उर्दू से आई हुई ध्वनियां हैं, इनको भी हिंदी में पर्याप्त मात्रा में स्वीकार किया गया है, जिनमें से क, जिसको मैंने काला कंस किया है, यह अब लगभग उच्चारित नहीं किया जाता, क जैसा ही उसका उच्चारण हो गया। जैसे गाजी, अब वो काजी इस प्रकार चलता है, लेकिन ख चल रहा है, ख। आपने शाहरुख खान जी की एक फिल्म देखी होगी माय नेम इज खान, इसमें बार बार एक वाक्य देखिए, माय नेम इज खान, ख ख ख ख एपिग्लॉटिस, मतलब जो है वह जिह्वा मूलीय है। और फिर ग, गाजी, गौरी, मोहम्मद गौरी, यानी इसमें भी ग का उच्चारण होने लगा था, लेकिन अब वो हिंदी में मान्य नहीं है, वो ग की तरह ही आ जा रहा है। अब है ज, जानू जैसा शब्द है, या अनेक बार इस ज का जो आगत ध्वनियां हैं उनमें उच्चारण होता है, जैसे कि जबान, जुमला। तो इसमें जो ज है वह हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है। और फ ये भी होता है, जैसे कि फर्क, नहीं, इस प्रकार से सिर्फ इनमें जो फ का उच्चारण होता है वह नुक्ता लगा आता है। आप जानते हैं कि उर्दू, फारसी, अरबी में नुक्ता लगाने की एक परंपरा है। नुक्ता लगाने की परंपरा मतलब जैसे कि नून इस प्रकार लिखा जाएगा, या इस प्रकार से कि अगर समझिए कोई अक्षर है तो यहां इस प्रकार से कभी कभी एक, कभी कभी तीन ऐसे नुक्ते दिए जाते हैं। तो इसलिए ख, ख, ग, ज और फ ये ध्वनियां, ध्यान दें इनके उच्चारणों पर, ये जिह्वा मूली है जिसमें जिह्वा का मूल थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, इसलिए ये जरूरी है आपको समझना। ख, ख, ग, ज और फ, इनके उच्चारण जो लोग उर्दू में लिखना चाहते हैं या उर्दूदा उच्चारण जिनका होता है, उनके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है। तो मतलब देखिए कि हिंदी की वर्णमाला ने संस्कृत से बहुत कुछ ग्रहण किया है, मराठी से बहुत कुछ ग्रहण किया हुआ है, बंगाली से ग्रहण किया हुआ है, अंग्रेजी से ग्रहण किया हुआ है, और उसके उपरांत अरबी, फारसी, उर्दू से भी हमने नए नए वर्ण लिए हुए हैं, व्यंजन लिए हुए हैं। इसके उपरांत कुछ विशिष्ट चिन्ह भी जो प्रयुक्त किए जाते हैं उनको भी हमें समझना पड़ेगा। हिंदी की वर्णमाला में प्राय जो 12 खड़ी के साथ मराठी में प्राय देखा जाता है, जो यानी अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है, वो हिंदी में 12 खड़ी में नहीं है, 11 खड़ा में नहीं है, अपितु उनको विशिष्ट चिन्ह की तरह स्थान दिया जाता है। और इनके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें शिरोबिंदु या अनुस्वार पे ऊपर एक बिंदी लगाना, इस प्रकार से ये होता है। इसके अनेक उदाहरण हम देखते हैं। फिर उसके उपरांत विसर्ग, विसर्ग अर्थात उस वर्ण को लिखने के उपरांत कोलन या विसर्ग देना, इसका ह के रूप में उच्चारण होता है, जैसे अह। और चंद्र बिंदु का भी प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे आंख इस शब्द में। और जो आगत स्वर है अंग्रेजी के आगत स्वर, उन आगत स्वरों के लिए ए और अ, खास करके बंगाली का अ, इनको भी इस प्रकार से अलग से लिखा जा सकता है। और एक चिन्ह है महत्वपूर्ण, जिसको हम हल चिन्ह कहते हैं या हलंत चिन्ह कहते हैं। इस हलंत चिन्ह की विशेषता यह है कि किसी भी व्यंजन को
मूल रूप में लिखने के लिए हमें इस हल चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी मूल। इसको जब, अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि स्वर लगाने के बाद हलंत चिन्ह के अलग अलग रूप कैसे होते हैं। तो ये बहुत आवश्यक बातें हैं। अब इसके उपरांत हम स्वर सहित व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं उनकी ओर भी ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा ये कठिन भाग अवश्य है, लेकिन समझना पड़ेगा। एक बार समझ में आ जाए तो कोई कठिनाई नहीं आ जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा था स्वयं राजन्ते स्वरः, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, किंतु व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए व्यंजनों की ध्वनियों को स्वरों का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए कि जब हम किसी व्यंजन को लिखते हैं, जैसे कि वर्णमाला में हमने इसके पहले देखा था कि हलंत अक्षर के साथ, यानी हलंत अक्षर निकाल दिया जाए तो उसका स्वर में रूपांतरण होता है। जैसे म, इस हलंत चिन्ह वाले म में से हलंत चिन्ह निकाल दिया, माइनस किया जाए तो उसका म पूरे में रूपांतर होता है, वो स्वर सहित है। मतलब म हलंत में अ मिला दिया जाए तो उसका रूपांतरण म में हो जाता है। उसी प्रकार हम हलंत म में आ की मात्रा या काना मिलाते हैं, आ की मात्रा मिलाते हैं तो मां, इस प्रकार से ये लिपि चिन्ह हमें मिलता है। उसके उपरांत हलंत म में ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा मिलाते हैं तो ये मी, यहाँ थोड़ा गलत हो चुका है, यहाँ मी बन जाता है। फिर उसके उपरांत दीर्घ हलंत म में दीर्घ ई की मात्रा मिलाते हैं तो दीर्घ मी होता है। म हलंत म में उकार, या जिसे हम कहते हैं उ की मात्रा है, ह्रस्व उ की मात्रा, उसका मुंह पहले बन जाता है। उसी प्रकार हलंत म में दूसरा उकार या उ की मात्रा मिला दी जाती है तो मुंह बन जाता है। उसी प्रकार से म में री की मात्रा मिला दी जाती है तो मृ बन जाता है। म हलंत में उ की मात्रा मिला दी जाती है तो उ बन जाता है, मुंह, ये तो हो गया है। तो इसके उपरांत म हलंत में ए की मात्रा मिला दी जाती है तो मे बन जाता है। उसी प्रकार हलंत म में ऐ की मात्रा मिला दी जाती है तो मैं बन जाता है। और म हलंत में ओ की मात्रा मिला दी जाती है तो मो बन जाता है। और म हलंत में औ की मात्रा मिला दी जाए तो मो बन जाता है। इसी प्रकार से जो आगत ध्वनियां हैं, आगत स्वर हैं अंग्रेजी से आए हुए, उनमें हलंत म में ए मिला दिया जाए तो मैं बन जाता है, और हलंत म में अ मिला जाए तो म बन जाता है। हालांकि इनको अभी तक हिंदी में उतनी स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन मराठी में इस प्रकार की स्वीकृति अवश्य मिली है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि स्वर जो मूलतः उच्चारण के मूल भाग हैं या मूल ध्वनियां हैं, उनके साथ व्यंजनों का मिलाप किस प्रकार से होता है। तो जो स्वर सहित व्यंजन लिखने की परंपरा है, इसको एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। यहां जो हमने देखा था कि म जो हलंत रूप में लिखा जाता है उसमें अ की मात्रा मिला दी जाए तो ये बन जाता है। इसके उपरांत म में आ की मात्रा मिला दी जाए तो ये बन जाता है। म में ई की मात्रा मिला दी जाए तो ये मी बन जाता है। म में मी की मात्रा मिला दी जाए तो ये मी बन जाता है। उसी प्रकार उ की मात्रा मिलाने पर मु, उ की मात्रा मिलाने पर मु, री की मात्रा मिलाने पर मृ, ए की मात्रा मिलाने पर मैं, ए की मात्रा मिलाने पर मैं, ओ की मात्रा मिलाने में मो, औ की मात्रा मिलाने पर मौ, ए की मात्रा मिलाने पर मैं, और औ की मात्रा मिलाने पर मौ। इस प्रकार से ये स्वर सहित व्यंजनों का लेखन हमारे सामने आता है। अब इसके उपरांत आज की तासिका का अंतिम भाग
हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं अंक लेखन। हिंदी का अंक लेखन कैसे करना है, और हिंदी का अंक लेखन करते समय हमारे सामने हमारे सामने दो प्रकार के अंक आते हैं। एक विशुद्ध देवनागरी के अंक और दूसरे हैं वो है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। यानी जब भी हम आंकड़े लिखते हैं, अंकों का लेखन करते हैं, तो हमें सबसे पहले देवनागरी अंकों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। और देवनागरी अंकों में हमारे सामने ये आंकड़े आते हैं, जैसे कि ये अब आपके सम्मुख हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। अब इन्हीं को हम भारतीय अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है, जो संविधान सभा ने हमारे मंजूर किया हुआ है, उसको भी देखेंगे कि यह है अंतर्राष्ट्रीय रूप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। तो देखिए कि अब ये ऐसा, इन्हें भारतीय अंक क्यों कहा गया? इसका कारण यह है कि भारतीय अंकों में और इन अंकों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। कुछ लोग इन्हें गलती से अंग्रेजी या रोमन के अंक समझते हैं, ऐसा नहीं। अंग्रेजी और रोमन में जो अंक निकाले जाते हैं वह क्रमशः इस प्रकार है। देखिए, वे 1 के लिए इस प्रकार लिखते हैं, 2 के लिए इस प्रकार, 3 के लिए इस प्रकार, अर्थात ये रोमन अंक हैं। और जब इन लोगों से पूछा गया, यानी जो ये हिंदी का आंकड़ों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयुक्त करते हैं, उनसे पूछा गया ये अंक कहां से आए, तो इन्होंने कहा कि ये अरेबिक लेटर्स है, अरेबिक अंक है, अरबी के। और जब अरबी वालों से पूछा गया ये आंकड़े कहां से आए, तो वो कहते हैं इल्म हिंदुजा है। और इल्म हिंदुजा मतलब भारत की विद्या, अर्थात भारत के ही देवनागरी अंकों का पहले अरबी रूपांतरण हुआ, अरबी से फिर ये अंतर्राष्ट्रीय अंक निर्माण हुए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानक हिंदी भाषा की वर्णमाला और अंक लेखन आपके सम्मुख है। आज की तासिका में इतना काफी है। हम कल की तासिका में जो उर्वरित भाग है हमारा, खास करके ध्वनि, उसके उपरांत अक्षर, वर्ण, उसके उपरांत पद, रूप, वाक्य और मानक हिंदी भाषा, मानक हिंदी की कुछ बोलियां, कुछ शैलियां, इस पर हम कल की तासिका में आपके सम्मुख फिर से उपस्थित हो जाएंगे। आप सबको फिर से धन्यवाद। और ये जो हम प्रस्तुति कर रहे हैं, ये प्रस्तुति मैं स्वयं कर रहा हूं। मेरा नाम जैसे आपको विदित है, प्राध्यापक डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव सर, वेदार्य। ये जो आज हम तासिका ले रहे हैं, इसकी वीडियो लिंक हमारे जय हिंदी जय नागरी इस YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध होगी। फिर से आपको हार्दिक धन्यवाद। कल की तासिका में भी इसी प्रकार से आप जिनको ऑनलाइन आना हो ऑनलाइन उपस्थित हो जाएंगे, जो ऑफलाइन आना चाहते हो ऑफलाइन, यानी प्रत्यक्ष और आभासी दोनों प्रकार की तासिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कल की तरह ही आज की इस तासिका की भी YouTube लिंक आज शाम तक डाली जाएगी। सबको पुनश्च धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आप इसी तरह से अन्य हिंदी भाषा एवं साहित्य के बारे में वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टिप्पणी कीजिए। यदि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगता हो और अन्य लोगों के काम का भी लगता हो तो आप उन्हें अग्रेषित कीजिए
और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस बेल आइकन को दबा करके, इस घंटी को दबा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी सदस्यता लीजिए। इसके कारण आप आने वाले अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन या संसूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। पुनश्च धन्यवाद।